प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्म के अलग अलग हिस्सों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, इसे समझिए। इसमें शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रमुख रूप से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, उसके द्वारा हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं। ये हार्मोन्स विशेष रूप से FSH, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और इसके अलावा ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहा जाता है। ये जो दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं ये प्राणी की पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। प्रमुख भूमिका तो इन हार्मोन्स की होती है। इसके अलावा जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इनको लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है शुक्राणु निर्माण के अंदर। शुक्राणु का निर्माण की पूरी प्रोसेस जो होती है उसके लिए भी फिर शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की एक स्वस्थ शुक्राणु बने और उसकी संख्या शुक्राणुओं की वो भी पर्याप्त मात्रा में हो। इसके अलावा शुक्राणु की एक्टिविटी यानी उसका एनर्जी लेवल, उसको एक सक्रिय शुक्राणु के रूप में उसका निर्माण हो, इस सब के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे तापमान है, टेम्परेचर है, प्रकाश है, लाइट है, और जो मौसम के अंदर होने वाले परिवर्तन हैं उसका भी शुक्राणु के निर्माण के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव आता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन ए एंड ई। विटामिन ए और ई ये भी दो ऐसे अवयव हैं जो कि शुक्राणु निर्माण और शुक्राणु के एक स्वस्थ शुक्राणु के और एक सक्रिय शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रमुख रूप से इस प्रकार के ये हार्मोन्स जो हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस को नियंत्रित करते हैं, शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करते हैं और उसके भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की होती है। हालांकि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से हुआ उस दौरान भी आपने पूरी इसकी संरचना का अध्ययन कर ही लिया है, फिर भी वो चूँकि किस प्रकार से निर्मित होती है वो एक विषय है, और अंत में जो एक मैच्योर स्पर्म तैयार होता है और उसके अलग अलग जो भाग होते हैं उनकी संरचना कैसी है और इसके अलावा उनके कार्य भी क्या हैं, इसे समझने की आवश्यकता भी है। तो इसमें जो अलग अलग प्राणियों में विभिन्न प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनमें शुक्राणुओं का आकार, शुक्राणुओं का परिमाण और आकृति भिन्न होती है। यानी सब प्राणियों के शुक्राणु एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनकी मूलभूत संरचना वो लगभग एक समान होती है अधिकांश प्राणियों में। कुछ थोड़े बहुत प्राणी ऐसे हो सकते हैं जिनमें मूलभूत संरचना का भी अंतर हो, लेकिन अधिकांश प्राणियों में मूलभूत संरचना एक जैसी रहती है। जैसे आप उनको डिवीज़न करना चाहोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अंडाणु निर्माण और शुक्राणु निर्माण, इन दोनों के निर्माण की प्रक्रिया के जो पद हैं, स्टेप्स हैं, वो तो लगभग एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं, जबकि इन दोनों की संरचना देखो तो वो बिल्कुल भिन्न है। तो दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण एक जैसी प्रक्रिया से होता है, यूँ समझो। इसी प्रकार से जो शुक्राणु होते हैं अलग अलग प्राणियों के, उनके आकार आदि और संरचना में अंतर होता है, लेकिन फिर भी मूलभूत जो संरचना को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे उसका शीर्ष वाला भाग, हेड रीजन, मिडिल पीस, मध्य भाग, और टेल पीस, पुच्छ भाग। तो ये इसके 3 हिस्सों में हम शुक्राणु को विभक्त कर सकते हैं।
सबसे पहले देखें कि इसका जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग की जो संरचना होती है उसमें कौन कौन से प्रमुख अंग पाए जाते हैं। शीर्ष भाग की जो संरचना होती है वो भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार की होती है। मनुष्य में यह तिकोना और चपटा भाग होता है। हेड वाला रीजन मनुष्य के शुक्राणु में तिकोना और चपटा होता है। इसकी आकृति केंद्र की आकृति के ऊपर निर्धारित होती है। यानी बेसिकली है क्या, ये कोशिका ही तो है, कोशिका ही शुक्राणु में परिवर्तित होती है और शुक्राणु का जो केंद्रक होता है उसके शीर्ष भाग में स्थित होता है। तो केंद्रक की जैसी संरचना होती है उसी के आधार पर शीर्ष भाग की संरचना निर्धारित हो जाती है। तो इसके आकृति इसकी अगर देखें तो शीर्ष भाग में मुख्य रूप से दो संरचनात्मक इकाइयों में इसको विभक्त हम शीर्ष भाग को भी कर सकते हैं। बेसिकली एक तो होता है केंद्रक और दूसरा होता है एक्रोसोम। सबसे पहले लेते हैं केंद्रक को। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग का अधिकांश हिस्सा केंद्रक द्वारा घिरा हुआ होता है। केंद्रक में प्रमुख रूप से एक ठोस क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रिका होती है, आरएनए होता है तथा जो तरल पदार्थ निष्कासित जो होते हैं वो सारे तरल पदार्थ इसमें से निष्कासित कर दिए जाते हैं। यानी केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रकीय द्रव्य पाया जाता है। लेकिन जब शुक्राणु का निर्माण होता है उस समय केंद्रक में से ये न्यूक्लियोप्लाज्म तो बाहर कर दिया जाता है और क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है जिसके अंदर डीएनए वगैरह होता है जो कि आनुवंशिक लक्षणों को धारण करते हैं, ये ठोस स्वरूप में उसमें बचे हुए रह जाते हैं और आरएनए उसमें रह जाता है। तो ये पहले जो कि पूरे की पूरी केंद्रक के अंदर घुलित मात्रा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते थे, ये फिर संघनित अवस्था में हो जाते हैं। यानी डीएनए जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा संघनित अवस्था में अब शुक्राणु के केंद्रक भाग में स्थित होता है और एक केंद्रक का लगभग आधा भाग ये घेर लेता है। केंद्रक के लगभग आधे हिस्से में ये संघनित डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली से आबद्ध रहता है। यानी इसमें एक डबल लेयर पाई जाती है, झिल्ली मेम्ब्रेन, और अधिकांशतः इसमें छिद्र नहीं पाए जाते। यानी ऐसी झिल्ली होती है जिसमें मेम्ब्रेन में जो पोरस नहीं होती। ये तो हुआ इसका केंद्रक वाला भाग। अब इसी में ऊपर हेड वाले रीजन में ही, हेड वाले रीजन को प्रमुख रूप से दो भागों में हम बांट रहे हैं। एक तो न्यूक्लियस वाला हिस्सा हो गया और दूसरा हिस्सा हुआ एक्रोसोम। जो ये जो मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड में देखें अगर आप, तो ये एक स्पर्म के डिफरेंट डायरेक्शन से लिया गया चित्र है। सबसे ऊपर आपको एक कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ दिखाई दे रहा है। इसमें यदि आप देखें तो सबसे ऊपर हेड वाला रीजन है, हेड है ना ये, और मैं आपको इसको विस्तार करके दिखाता हूँ। तो ये सबसे ऊपर है हेड। इसका हेड में ध्यान से देखिए, इसके अंदर, हेड के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, केंद्रक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर एक पीले रंग की लेयर दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं एक्रोसोम, और उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। ये इसका हेड वाला रीजन है। उसके बाद मिडिल पीस है। मिडिल पीस की संरचना एक ट्यूब जैसी संरचना है, इसमें आपको सेंट्रियोल भी दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, एक टर्मिनल डिस्क दिख रही है जिसको अपन मुद्रा रिंग सेंट्रियोल भी बोलते हैं, और उसके नीचे एक कशाव जैसा दिखाई दे रहा है, फ्लैजिला जैसा दिखाई दे रहा है। इसको एक्सियल फिलामेंट इसके बीच में होता है, इसको बोलते हैं टेल रीजन, पुच्छ रीजन। और टेल रीजन में भी लास्ट में आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एंड पीस, सिरा, नुकीला सिरा, ठीक है। अब जो इसका ये जो हेड वाला रीजन है, इस हेड वाले रीजन को यदि आप देखो तो इसका फ्रंट व्यू तो दिखाई देता है एकदम गोल। फ्रंट व्यू से तो आप देखोगे तो इसको गोल दिखाई देगा, और इसका साइड व्यू जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगा कि ये इसका ऊपरी सिरा चपटा होता है और थोड़ा सा नुकीला होता है।
तो इस प्रकार से ये सामान्य रूप से यदि आप संरचना देखते हैं एक शुक्राणु की, तो वो आपको इस प्रकार की दिखाई देती है मनुष्य के शुक्राणु की। ये मनुष्य के शुक्राणु की संरचना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट ज़रा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसे सुलझा लूँ। ये हो गया। तो केंद्रक वाला हिस्सा मैंने आपको बता दिया, यानी शीर्ष भाग को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक तो केंद्रक वाला हिस्सा और दूसरा एक्रोसोम वाला हिस्सा। तो ये जो एक्रोसोम वाला हिस्सा होता है इसको हम गैलिया कैपिटिस भी कहते हैं। इसमें मैंने इस स्लाइड में आपको साइड में फिर से एक शुक्राणु का चित्र बना के दिखा रखा है, जिसमें आपको हेड रीजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मिडिल पीस भी दिखाई दे रहा है और टेल भी दिखाई दे रही है। ठीक है। इसमें शुक्राणु के शीर्ष एवं केंद्रक के अग्र पार्श्व भाग पर, मतलब आगे का हिस्सा और थोड़ा लेटरल साइड भी, एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इसमें भी आप आसानी से देख सकते हो कि ये जो शुक्राणु है, इसका हेड वाला जो रीजन है, इसके ऊपर एक नुकीला और साइड से देखोगे तो चपटा एक संरचना आपको दिखाई देगी। ये कहलाती है एक्रोसोम। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था एक्रोसोम का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से इसका निर्माण होता है, उसमें बीच में एक्रोसोमल ग्रेन्यूल पाया जाता है। तो केंद्रक और एक्रोसोम के जो बीच वाला स्थान होता है उसको परफोरेटोरियम बोलते हैं, प्रवेदक बोलते हैं, और इसका आकार विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। एक्रोसोम में भी कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइलुरोनिडेज, एक्रोसोमिन, एक्रोसीन, एसिड फॉस्फेटेज, एसिड हाइड्रोलेजेस, बाइंडीन, ये सारे के सारे एंजाइम्स के नाम हैं। इस प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं अंडाणु के भेदन में सहायक होते हैं। यानी जितने प्रकार के जो मैं आपको एंजाइम्स बताए, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं एक्रोसोम वाले हिस्से में। ये क्या काम आते हैं, जब ये शुक्राणु गति करके अंडाणु के निकट पहुंचता है तो अंडाणु की जो सबसे बाहर की लेयर है उस लेयर को भेद कर इसको उसके अंदर प्रवेश करना होता है। तो लेयर भेदने के लिए ये एंजाइम्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एंजाइम्स जो होते हैं एक्रोसोम में जो पाए जाते हैं, ये अंडाणु की बाहरी सतह को गलाने का कार्य करते हैं। जहाँ ये प्रवेश करता है या जहाँ ये संपर्क में आता है उस स्थान पर अंडाणु को ये गलाने का कार्य शुरू करता है और धीरे धीरे करके उसको गलाकर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब वो एक अलग टॉपिक है कि भाई बहुत सारे शुक्राणु पहुँचे, उनमें से कोई एक शुक्राणु ही अंदर जाने में प्रवेश करने में सफल हो पाता है, तो वो रिएक्शन क्या रिएक्शन है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि इसकी संरचना में एक्रोसोम में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अंडाणु के भेदन के कार्य में। ठीक है। अब आते हैं, हेड के बाद आता है मिडिल पीस, मिडिल पोर्शन। ये मिडिल पोर्शन में आप देख रहे हो कि एक तो ऊपर ही ऊपर तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल गोल गोल सी संरचना दिखाई दे रही है और इसके सबसे नीचे दिखाई दे रही है रिंग सेंट्रियोल, और ये दोनों सेंट्रियोल के मध्य में आपको माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल दिखाई दे रहा है। यानी समीपस्थ तारक काय और दूरस्थ तारक काय, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इन दोनों के बीच में जाकर संघनित अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का रेविन जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। अब इस मध्य भाग को देखो तो ये मध्य भाग जो होता है शुक्राणु का मध्य भाग, ये शीर्ष भाग से तो यानी हेड से तो ग्रीवा के द्वारा जुड़ा होता है। एक छोटी सी नेक पाई जाती है, हेड और मिडिल पीस के बीच में ग्रीवा पाई जाती है, एक छोटा सा हिस्सा होता है उसके द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। संरचनात्मक दृष्टि से ये दोनों तारक केंद्र होते हैं, समान होते हैं, परंतु दोनों के जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे, जो समीपस्थ तारक केंद्र है
जो जिसको आप प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हो, वो निषेचन के पश्चात जो जाइगोट बन जाता है, उस जाइगोट में विदलन को प्रेरित करता है। यानी जो क्लीवेज की क्रिया होती है, उस क्लीवेज की क्रिया को इनिशिएट करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, उस क्रिया प्रारंभ हो सके, उसके लिए ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो कार्य करता है, उसमें इसकी भूमिका होती है। और जो दूरस्थ तारक काय होता है, डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, वो जो शुक्राणु का जो पुच्छ भाग होता है, उस पुच्छ भाग में एक एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, अक्षीय तंतु। पुच्छ भाग में जो अक्षीय तंतु पाया जाता है, उसके निर्माण में ये काम में आता है, उसके फॉर्मेशन में काम में आता है। मतलब आप इसको ये समझ सकते हो कि भाई पुच्छ भाग के निर्माण में ये जो रिंग सेंट्रियोल होता है या दूरस्थ सेंट्रियोल होता है, उसकी भूमिका, बड़ी भूमिका होती है। इसी प्रकार शुक्राणु का ये जो मध्य खंड है, ये एक नलिकाकार संरचना जैसी दिखाई देती है। और इसमें जो एक्सियल फिलामेंट जो मैंने आपको बताया, ये एक्सियल फिलामेंट जो पुच्छ भाग में पाया जाता है, ये मध्य भाग में भी कंटिन्यू कर रहा होता है, मध्य भाग में भी होता है। इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, वो एक सर्पिल कुंडली के समान इकट्ठे हो जाते हैं। और ख़ासतौर से मैमल्स के अंदर, स्तनियों में, इसे निवेन कर्ण नाम दिया जाता है, इसे निवेन कर्ण भी बोलते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये मध्य भाग में सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं, ऊर्जा का सोर्स होते हैं। तो जब एक ही जगह ये मिडिल पीस में इकट्ठे हो गए, तो इस मिडिल पीस को हम एनर्जी रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया स्थित हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये ऊर्जा काम में आती है, किस काम में आती है? उनको गति करने के काम में आती है। शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके जाना होता है। तो उस गति के लिए, उस गमन के लिए इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस ऊर्जा की आवश्यकता को जो माइटोकॉन्ड्रिया संघनित अवस्था में पाए जाते हैं, उसके द्वारा पूरा किया जाता है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और समझने की है, वो ये है कि जो रिंग सेंट्रियोल बताया मैंने आपको, जैसे इसमें आप डायग्राम देखो, ये एक दूसरा डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी एक बार आप देखोगे तो पिक्चर आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि सबसे ऊपर तो एक्रोसोम, बीच में केंद्रक, नीचे आपको समीपस्थ तारक केंद्र दिखाई दे रहा है। और समीपस्थ तारक केंद्र के इधर आप लेफ़्ट में देखो तो मैंने आपको डायग्राम में बताया, लेफ़्ट में देखिए तो सबसे ऊपर तो शीर्ष भाग है, उसके बाद मध्य भाग और शीर्ष भाग के मध्य में ग्रीवा, नेक वाला पोर्शन है, जिसमें तारक केंद्र समीपस्थ वाला दिखाई देगा आपको। और उसके बाद में पुच्छ भाग है। अब जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग को देखो तो आपको मध्य भाग के ऊपर हेड की तरफ तो तारक केंद्र, और नीचे एक मुद्रिका तारक केंद्र गोल गोल सा बना हुआ है। इसको रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं, दूरस्थ तारक केंद्र भी बोलते हैं। इसका पुच्छ के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ये इसके निर्माण के साथ साथ एक काम और भी करती है, वो ये जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में आकर स्थित हो गए हैं, ये पूंछ वाले हिस्से में न चले जाएं, इनको रोकने का कार्य भी ये मुद्रिका तारक काय द्वारा किया जाता है। अब आते हैं इसके टेल वाले पोर्शन पर। तो शुक्राणु की संरचना में हेड, मिडिल पीस और टेल। तो टेल वाले पोर्शन में जब आप आओगे तो एक देखोगे, एक कशाव यानी फ्लैजिलम जैसी संरचना होती है। और शुक्राणु के ऊपर की पूरी संरचना में, शुक्राणु में सबसे लंबा हिस्सा कोई होता है तो इसका पूंछ वाला भाग ही होता है। और फ्लैजिलम जैसा होता है, ये गति करने में सक्षम होता है, ये बिल्कुल कशाप जैसे गति करता है, उससे उस जैसी गति भी करता है। इसके अलावा एक सर्पिल गति भी ये करने में सक्षम होता है, ताकि ये एक तरल माध्यम में या अर्ध तरल माध्यम में भी गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अंडाणु तक पहुंच सके। तो ये इसकी पुच्छ वाले भाग की संरचना हुई। इस संरचना को भी हम मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला भाग कह सकते हैं प्रिंसिपल पीस और दूसरा भाग कह सकते हैं एंड पीस।
अब ये प्रिंसिपल पीस और एंड पीस क्या हुआ, तो इसको समझने के लिए जैसे आपने इसको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जो कशाव होता है, फ्लैजिलम होता है, उसकी अगर मान लो क्रॉस सेक्शन काटो, टीएस काटो, तो उसमें भी आपको उसके अंदर भी तंतु पाए जाते हैं। परिधीय तंतु भी होते हैं और अक्षीय तंतु भी होते हैं, और उनमें जिस प्रकार की इन तंतुओं की एक व्यवस्था पाई जाती है, लगभग वैसी की वैसी व्यवस्था इसके पुच्छ वाले भाग में भी देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें उसका ए पोर्शन, ए में आपको एक तीर जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये तीर है जो बता रहा है कि ये पुच्छ वाला भाग जो है, यदि इसका क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो कैसा दिखाई देगा, डी वाले हिस्से जैसा दिखाई देगा। अब इस डी में देखो तो डी की जो संरचना देखोगे तो ये एक क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है टेल का स्पर्म की टेल का क्रॉस सेक्शन है। इसमें 9+2 का अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। 9+2 का मतलब क्या हुआ कि मध्य में तो 2 अक्षीय तंतु आपको दिखाई देंगे, मध्य भाग में 2 अक्षीय तंतु, 2 एक्सियल फाइब्रिल्स आपको मध्य में दिखाई देंगे, और इसके अलावा पेरीफेरी पर, सतह पर आपको 9 अक्षीय तंतु दिखाई देंगे। तो ये 9+ परिधि पर 9 परिधीय तंतु और मध्य में 2 अक्षीय तंतु, दोनों का नाम अलग है, पेरीफेरल फाइब्रिल्स और एक्सियल फाइब्रिल्स। तो कुल मिलाकर 9+2 का अरेंजमेंट ये आपको दिखाई देता है। लेकिन इन 9+2 के अरेंजमेंट में भी एक हर जो परिधीय तंतु है, उस परिधीय तंतु के साथ एक मोटा तंतु भी पाया जाता है। इसको कोर्स फिलामेंट बोलते हैं, इसको कोर्स फिलामेंट या कोर्स फाइब्रिल भी बोलते हैं। तो ये कोर्स फाइब्रिल भी पाया जाता है। तो जो मैंने आपको ये बताया कि जो पुच्छ भाग है, इस पुच्छ भाग को 2 भागों में जब आप विभक्त करते हो, तो जो प्रिंसिपल पीस है, मुख्य भाग है जिसका, उस मुख्य भाग में, मुख्य खंड में 9 तो पेरीफेरल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, 2 एक्सियल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं और 9 कोर्स फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। समझ में आ गई ना? 9+2+9 मान लो आप। और एंड पीस में, एंड पीस बिल्कुल सिरे वाला हिस्सा होता है, यानी ये जो शुक्राणु की पूंछ होती है उसका अंतिम छोर, अंतिम सिरा, वो एक नुकीला सिरा होता है, पॉइंटेड सिरा होता है। उसकी संरचना भी प्रिंसिपल पीस जैसी होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि उसमें मोटे तंतु, जो 9 मोटे तंतु हैं, 9 कोर्स फिलामेंट हैं जो मध्य भाग में पाए जाते हैं, वो एंड पीस में नहीं पाए जाते, उसमें अनुपस्थित होते हैं। तो ये प्रमुख प्रकार की संरचना, एक प्रकार से ये आप समझ सकते हैं कि शुक्राणु की जो संरचना है, वो संरचना बहुत ही एक जटिल और बहुत ही प्रभावी संरचना है, जिसमें कई प्रकार की घटनाएं उसके द्वारा घटित होती हैं, जिसमें उसको गति भी करनी होती है। शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके जाना होता है, उसके लिए भी उसके अंदर अंग पाए जाते हैं। उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी व्यवस्था भी उसके अंदर करी हुई है। इसके अलावा अंडाणु को भेदन के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था भी उसमें की गई है। इसका वजन हल्का होना चाहिए ताकि गति कर सके, इसकी भी व्यवस्था इसमें इस रूप में की गई कि इसके अंदर का जितना भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो कुछ विशेष संरचनाओं को छोड़कर वो पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है, और अंत में जाके एक वैशिष्ट्यपूर्ण संरचना का निर्माण होता है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, आगे फिर अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।